नमस्कार। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड मार्केट स्ट्रैटेजी, यानी जो हमारी बाज़ार है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उस बाज़ार में अपने प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद को बेचने के लिए हम कैसे मार्केट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको अपनी मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो कोई भी जो बिज़नेस होता है, प्रॉफिटेबल होता है, उसमें हम जो भी उत्पाद लेके जाते हैं उसको बेचने की कोशिश करते हैं, उसके ख़रीदार वहाँ पर होने बहुत ज़रूरी हैं। और एक बात आप ध्यान में रखें कि यदि आपका प्रोडक्ट किसी नीड को फुलफ़िल करता है तो लोग उसकी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि वहाँ पे नीड होनी चाहिए और उस नीड को सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट भी होना चाहिए। और जहाँ पर आप वो प्रोडक्ट निकाल के कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करके पेमेंट वसूल लेते हैं, मार्केटिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब जो मैं जिस सेशन में आपसे बात कर रहा हूँ उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, मैं क्यों आपसे ये बातें कर रहा हूँ, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जैसे ये सेशन ख़त्म होगा आपको क्या क्या चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको मार्केट या मार्केटिंग की परिभाषा पता चल जाएगी। आपको एक सफल मार्केटिंग एक्सरसाइज के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो पता चल जाएंगे। 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो फिलिप कॉटलर साहब ने दिया था, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो कस्टमर की नीड्स होती हैं, उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस सत्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मार्केट को परिभाषित करें यानी डिफाइन करें। मार्केट है क्या? सबसे पहले ये शब्द सुनते हुए मार्केट या बाजार आपको एक ऐसी जगह याद आती है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ग्राहक हैं और लोग पैकेट लेके अपने अपने हाथ में घूम रहे हैं। आपके दिमाग में बाजार शब्द से यानी मार्केट शब्द से यही दृश्य उभरता है। लेकिन अगर हम मार्केट को केवल भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में ना बांधें, और ख़ास तौर से आज के वक्त में जब ये मार्केट आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल तक सिमट के आ गई है, तो ये कहना गलत होगा कि मार्केट वो बाज़ार है जहाँ पर बहुत सारे उपभोक्ता आपको दिखाई पड़ते हैं हाथ में पैकेट्स लिए हुए सामान खरीदने। यानी कहीं पर भी आप सामान खरीदने जाते हैं वो मार्केट हो सकता है, और जहाँ पर वो प्रोडक्ट उपलब्ध हो, यानी ग्राहक खरीदने के लिए तैयार हो और दुकानदार बेचने को तैयार हो, वो प्रोडक्ट, वो जगह मार्केटिंग हो सकती है, वो जगह मार्केट हो सकती है। ये भूगोलिक यानी ज्योग्राफिकल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर भी ये मार्केट आपको दिख सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, हु इज आवर पोटेंशियल कस्टमर। तो सबसे अहम चीज़ क्या है कि जो कस्टमर है आपका, उसके पास एक वांट होनी चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस की। मसलन अगर ठंड का मौसम है तो किसी जैकेट, स्वेटर या कोट को खरीदने की एक वांट हो सकती है जिसके पास वो आपका कस्टमर है। दूसरा वो कस्टमर जो उसको खरीद सके भी। मुझे कोट की ज़रूरत है पर मेरे पास शायद कोट के पैसे ना हो, तो मेरी जो एबिलिटी टू बाय है, फर्स्ट इज माय नीड, माय वांट। दूसरी माय एबिलिटी टू बाय, यानी मैं अफोर्ड कर सकता हूं उस चीज़ को। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको भूख लगी है, तो आप वो खाना खाने की आपको यू हैव दैट वांट कि आप खाना खाएंगे। दूसरा, आपके पास पैसे भी हैं, यानी you are able to buy that product also.
लेकिन मन में कहीं ये ख्याल आता है कि नहीं, यहाँ नहीं रुकेंगे, हम सीधे घर जाके खाना खाएंगे। तो दो चीज़ें तो वहाँ पे थी, यानी कि वांट थी और एबिलिटी थी, लेकिन क्या चीज़ नहीं थी? विलिंगनेस नहीं थी। तो जब तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं, यानी कि वांट, एबिलिटी और विलिंगनेस, तब हम उस व्यक्ति जिसमें ये तीनों चीज़ें, तीनों भाव रहते हैं, उसको हम पोटेंशियल कस्टमर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटी क्या है? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा हम कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो वो कोई ना कोई नीड को कैप्चर कर रहा होगा। मान लीजिए मेरी नीड है कि मैं यहाँ से करीब 2 किलोमीटर जाऊँ, तो जो मार्केटिंग वाला बंदा है वो ये सोचेगा कि इनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अब चूंकि हम ज़मीन पे हैं, सड़क पे हैं, तो साइकिल से लेके एक महंगी कार तक सभी चीज़ें इस कैटेगरी में गिर सकती हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा आपने क्या किया कि मेरी नीड आइडेंटिफाई की। सेकंड, अब मैं उस नीड को एनालाइज करूँगा। एनालाइज इसलिए करूँगा कि मान लीजिए ये कच्चा इलाका है जहाँ सड़कें नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ महंगी कारें नहीं चलेंगी, तो मुझे वो साधन चुनना पड़ेगा जो इस जगह पे चल जाए, या वो साधन जो मेरे स्वभाव या मेरे शारीरिक संरचना को सूट करता हो। उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करता हूँ, जो आपकी नीड है उसको मैं डेवलप करता हूँ, और डेवलप करते वक्त मैं बहुत सारी मार्केट रिसर्च भी करता हूँ कि वो, क्योंकि मैं कोई भी एक प्रोडक्ट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाता हूँ, आमतौर पे मैं समूह के लिए बनाता हूँ। तो जब वो समूह है, तो समूह की जो थिंकिंग है, जो उसका बिहेवियर है, वो केवल एक व्यक्ति से आपको पता नहीं चलेगा। आपको एक सैंपल ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस सैंपल से मार्केट रिसर्च करके ही वो प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। चौथा, मैं उस प्रोडक्ट को बनाता हूँ और उपलब्ध करा देता हूँ। बनाया मैंने और उपलब्ध करा दिया, अवेलेबिलिटी करा दी, और फाइनली उसको प्रमोट भी करना होगा। सिर्फ उपलब्ध करा देना काफ़ी नहीं है। आपने एक स्टोर पे आपने मेरी नीड एनालाइज की कि मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना था, और सड़क का हाल देखते हुए, मेरी माली हालत देखते हुए साइकिल आपको लगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट है। आपने रिसर्च किया, आपको लगा कि हाँ, यहाँ के लोग, काफ़ी सारे लोग साइकिल खरीद सकते हैं, तो आपने साइकिल बनाई और फाइनली साइकिल को दुकान पे रख दिया। लेकिन इस इलाके के जो लोग हैं, उनको ये पता कैसे चलेगा कि फला स्टोर पे साइकिल उपलब्ध है? तो वहाँ पे ज़रूरी होगा कि आप मार्केट भी करें, प्रमोशन भी करें। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अक्सर लोगों के सामने आता है मार्केटिंग को लेके, कि मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या अंतर है। सुनने में दोनों शब्द काफ़ी कॉमन से लगते हैं कि मैं मार्केट करता हूं या मैं सेल करता हूं, लेकिन जो मूलभूत अंतर है दोनों का, उसको समझने की कोशिश करिए। मेरे पास एक लैपटॉप है और आप मुझसे लैपटॉप खरीदने आते हैं। मैं बताता हूँ ये लैपटॉप 50,000 का है, आप कुछ डिस्काउंट मांगते हैं, कुछ स्कीम मांगते हैं, मैंने सारी चीज़ें हम लोग 45,000 में तय कर लेते हैं, और आप मुझे 45,000 रुपये दे के लैपटॉप ले जाते हैं। मैंने आपको लैपटॉप मार्केट किया या सेल किया? मेरे हिसाब से यहाँ पे लैपटॉप की सेलिंग हुई है, मार्केटिंग नहीं हुई है। मार्केटिंग कैसे होती है? मार्केटिंग तब होती है जब आप अपने मस्तिष्क में कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं। आज से 10, 12 या 15 साल पहले ये प्रोडक्ट आया होगा कि जो सड़कों पर आपको आज ओला और उबर की कार्स दिखाई पड़ती हैं, किसी ने इसको ऐप बेस्ड व्हीकल सर्विस, सस्ते दामों पर कैब सर्विस प्रोवाइड करने का सोचा होगा। यहाँ पे जब उसने सोचा तो मार्केटिंग का पहला स्टेप लिया, और जब आप राइड लेने के बाद ड्राइवर को पेमेंट करते हैं अपने राइड का, वो मार्केटिंग का आखिरी स्टेप है। इस पूरे दौरान में उस ऐप का उपलब्ध होना आपके फ़ोन पे, उस ऐप के डिज़ाइन, कार्स में ब्रांडिंग,
कार्स को हायर करना, ड्राइवर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, इक्विपमेंट्स बनाना, जो जीपीएस उसमें लगाना, ये सारा प्रोसेस मार्केटिंग का है। यानी मार्केटिंग कहीं ज़्यादा वृहद और विशाल है एज कंपेयर टू सेलिंग। ये बात समझनी भी हो चाहिए और याद भी रखनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा वेंचर आउट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने कस्टमर्स की तरफ। यानी अपने कस्टमर्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, उनका पोटेंशियल जानने की कोशिश करते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। 3 हिस्सों में हम अपने कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, मोटा मोटा। सबसे पहला ज्योग्राफिकल डिवाइड। आप पूरी दुनिया का उदाहरण ले सकते हैं, आप केवल भारत का उदाहरण ले सकते हैं, आप केवल एक प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं, आप केवल एक शहर का भी उदाहरण ले सकते हैं। ये सारे सेगमेंटेशन ज्योग्राफिकल बन सकते हैं, लेकिन चूंकि ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बात हो रही है तो हम भारत देश का उदाहरण लेते हैं। भारत देश के किसी हिस्से में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसी देश के किसी हिस्से में 12 महीने बर्फ रहती है, इसी देश के किसी हिस्से में पानी कम उपलब्ध होता है, इसी देश के किसी हिस्से में उमस ज़्यादा होती है। तो आपको ज्योग्राफिकली ये कंट्री बहुत डाइवर्स दिखाई पड़ता है। अब अगर आप कोट बनाते हैं या सूट बनाते हैं या वुलन क्लोथ्स बनाते हैं तो आपकी मार्केट कहाँ है? क्या वो मार्केट आपकी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पे है जहाँ पे 12 महीने ठंड पड़ती है? सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लें, नहीं, वहाँ नहीं है। और इसी तरह से अगर आप कोई समर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट केवल उन जगहों पे होगी जहाँ पर जैसे कि एयर कंडीशनर है, तो जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहीं बिक पाएगा। तो इस तरह से आप ज्योग्राफिकल डिवीजन करते हैं। दूसरा डिवीजन जो है वो है डेमोग्राफिक डिवीजन। डेमोग्राफिक डिवीजन का ये मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें अलग अलग सेगमेंटेशंस होते हैं, जैसे कि उम्र का सेगमेंट हो सकता है, बच्चे, जवान, मिडिल एज, देन ओल्ड पीपल। तो इस तरह से आपका एज वाइज हो गया। जेंडर वाइज हो सकता है मेल, फीमेल एंड द थर्ड जेंडर। क्वालिफिकेशन वाइज हो सकता है, डिग्री वाइज हो सकता है, प्रोफेशन वाइज हो सकता है, एजुकेशन वाइज हो सकता है। तो ऐसे जितने भी आपके क्लासिफिकेशंस बनते हैं व्यक्तियों से संबंधित, ये सारे डेमोग्राफिक्स होते हैं। अब यहां पर देखिए कि कस्टमर अलग अलग कैसे हो सकता है। आप एक किताब बेचते हैं और एक गांव है जहां पे दुर्भाग्य से कोई भी शिक्षित नहीं है, तो क्या वो किताब वहां बिकेगी? नहीं बिकेगी। एक और डिवीजन हो सकता है डेमोग्राफिक में, यानी रिलीजन का। अभी आजकल जैसे रमज़ान का वक्त चल रहा है तो लोग रोज़े रखते हैं और इफ्तारी करते हैं सिवई खाकर। तो ये जो सिवई की मार्केट है ये ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी को इस समय केटर कर रही है। तो ये एक तरह अलग किस्म का डेमोग्राफिक हो गया। औरतों के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। छोटे बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों को जॉनसन बेबी केयर नाम के प्रोडक्ट आते हैं। वो प्रोडक्ट आमतौर पर बहुत छोटे बच्चों को के काम आते हैं। डायपर्स हैं, बहुत छोटे बच्चों के काम आते हैं, या आजकल जैसे बड़े बुजुर्गों के काम भी आ रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिवीजन हो गया। तीसरा होता है साइको सोशल डिवीजन। साइको सोशल यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड। अगर मैं एक अपर क्लास को बिलोंग करता हूँ तो मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा, अगर मैं दूसरे क्लास को बिलोंग करता हूँ मैं दूसरे तरह के कपड़े पहनूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग रिलीजन का भी हो सकता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को बिलोंग करने पे आपके कुछ जैसे सिखों का देखा जाए तो एक कड़ा होता है, तो वो किसी हद तक साइको सोशल भी हो सकता है। अब अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केटिंग का मतलब यह है कि सिर्फ बेचना नहीं है, जो चीज़ बिकेगी उसको कंसेप्चुअलाइज करनी है। तो अगर आपको कोई चीज़ बेचने के लिए कंसेप्चुअलाइज करनी है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अपने कस्टमर के बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए। जब आप कस्टमर को जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए।
दूसरा, कस्टमर को वो चीज़ जो चाहिए वो कहाँ चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि एक गर्म कोट है तो वो 12 महीने आप जम्मू कश्मीर में बेच सकते हैं, पर गर्मियों में वो प्रोडक्ट आप उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में नहीं बेच सकते। कस्टमर को कब चाहिए ये भी पता होना चाहिए। सैटरडे संडे को रेस्टोरेंट्स में दाम बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? अगर आप किसी बुफे वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मान लीजिए पूरे हफ्ते वो 500 रुपये लेते हैं, तो शायद वीकेंड पे 600 रुपये लेंगे। इसलिए लेंगे। सिनेमा का सबसे बड़ा उदाहरण जो कि हम सब जानते हैं कि जब फिल्म रिलीज़ होती है फ्राइडे को, तो फ्राइडे सैटरडे संडे दूसरे रेट्स होते हैं, मंडे टू फ्राइडे दूसरे रेट, मंडे टू थर्सडे दूसरे रेट्स होते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि शो टाइम को भी अगर आप देखें तो शो टाइम पे भी अलग अलग रेट्स होते हैं, क्योंकि दिन का शो कम लोग जाते हैं तो उस समय रेट कम होता है। तो ये जो है कि कस्टमर क्या खरीदता है, कब खरीदता है, क्यों खरीदता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे खरीदता है। तो अगर आपने ये डिकोड कर लिया कि व्हाट कस्टमर वांट्स, वेयर द कस्टमर वांट्स, व्हेन द कस्टमर वांट्स एंड हाउ डज ही वांट इट, अगर आपने ये डिकोडिंग कर ली तो आप एक सफल मार्केटर बन सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। आपके पास मान लीजिए कि किसी ने फंडिंग कर रखी है और आपके पास एक अच्छी खासी धनराशि उपलब्ध है और आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। किसी ने आपको बताया कि आप मोमबत्तियों का बिजनेस क्यों नहीं करते, तो आपको लगा कि ये लघु उद्योग है, सस्ता काम है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, इसका शिक्षण भी मिल जाएगा और इसको बनाने वाले लेबर भी मिल जाएंगे, उनको ट्रेन करना कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको ये स्किल्ड लेबर मिल जाएगी जो मोमबत्ती बनाती है। और आपने ये भी सोचा कि इसकी प्रॉफिटेरिंग भी अच्छी है, यानी हम जो माल 50 पैसे का बनाएंगे वो 10 रुपये तक में बिक सकता है। सारी कॉस्ट निकाल लेंगे तो शायद 1 रुपया या 1.5 रुपये की कॉस्ट आएगी और वो आराम से 10 रुपये में बिकती है चीज़। और आपने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। फिर जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लाए, आपने अच्छी एडवर्टाइजिंग भी की, लेकिन वो प्रोडक्ट बिका नहीं। क्यों नहीं बिका? इसलिए नहीं बिका कि मोमबत्ती की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों लोगों को मोमबत्ती चाहिए। वो ज़माने गए जब आए दिन बत्ती जाती थी, लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं थे, तो लाइट जाते ही आपको मोमबत्ती का इंतज़ाम करना पड़ता था। इधर पिछले कुछ सालों में चूँकि गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, तो अब मोमबत्ती का काम कम हो रहा है। और जहां पहले बिजली जाया करती थी, अब उन लोगों ने टॉर्च ले आए हैं या फिर इन्वर्टर लग गए हैं, तो अब बिजली जाती है और इन्वर्टर, आपके घर की सप्लाई इन्वर्टर पे आ जाती है। इन्वर्टर 5-6 घंटे तक अपनी पावर पे आपके घर पे सप्लाई देता रहता है और तब तक लाइट वापस आ जाती है। और इसके आगे अब हम सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं, तो आपकी मोमबत्ती का सारा आइडिया ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद आपने रिसर्च नहीं की होती है। प्लानिंग और कंसीविंग अ प्रोडक्ट इज वन वे कम्युनिकेशन, मार्केट रिसर्च इज अ टू वे कम्युनिकेशन। जब आपको मार्केट के बारे में भी पता चलता है कि वहां पे क्या हो रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। जब विश्व में पहली बार डिजिटल कैमरा आया तो उस वक्त फोटोग्राफिक जो इक्विपमेंट्स थे उनमें लीडर था कोडैक, और उनकी रोल्स, उनके कैमरा बहुत बिकते थे। तो जितना भी ये पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें वो मार्केट लीडर था, उसकी एक तरह से मोनोपोली थी। जब वो डिजिटल फ़ोन कैमरा आया तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी ख़राब थी और उसको लगा कि ये चीज़ चल नहीं पाएगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे सोनी, पैनासोनिक, कैनन, निकॉन जैसे कैमरा ने
जैसी कंपनियों ने डिजिटल कैमरे बनाने शुरू किए। और टेक्नोलॉजी एक बार जब आती है तो रॉ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सुधरती जाती है, इम्प्रूव होती जाती है। और एक दिन ऐसा आया कि डिजिटल कैमरे ने जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफिक कैमरास होते थे उनको मार्केट से बाहर कर दिया। कोडैक ने तब जाके अपने डिजिटल कैमरा निकाले, लेकिन तब तक बाकी प्लेयर्स मार्केट में जम चुके थे और उन्होंने कंप्लीट मार्केट को हाईजैक कर लिया था। कोडैक के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो उस मार्केट में आए, बट एज अ थर्ड और फोर्थ प्लेयर। जाहिर सी बात है उनकी जो मोनोपोली थी, जो उनका नंबर 1 पोजीशन था, वो उनके हाथ से निकल गया। जब ये थ्रेट आई थी पहली बार कि डिजिटल कैमरा जैसी कोई चीज़ आ रही है, उसी वक्त कोडैक को क्या करना चाहिए था? उनको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए थी कि क्या वाकई ये इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भारत में चुनाव के नतीजे आए और नतीजा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मार्केट रिसर्च का चुनाव में कितना बड़ा योगदान है ये आप समझने की कोशिश करिए। कौन सी पार्टी को कौन सा व्यक्ति वोट दे रहा है, वो किस जात का है, वो किस मज़हब का है, वो किस प्रांत का है, वो किस ऑक्यूपेशन का है। अगर आपने ये अंदाजे नहीं लगाए हैं तो आपका हाल बुरा हो सकता है। और जो पार्टी अंदाज़ा लगाती है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर किसी एक पार्टी को लगता है कि उसकी पॉलिसीज से, उसकी नीतियों से किसान खुश नहीं है, ये बात मार्केट रिसर्च से पता चलती है, और वो फिर जाके ऐसे स्टेप्स लेती है, ऐसी नीति बनाती है कि उस किसान को उसकी नीति से फ़ायदा हो, तो वो किसान उसको वोट देता है। लेकिन अगर मार्केट रिसर्च वहाँ पे नहीं होगी तो वोट कभी नहीं आएगा। दूसरा, हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डिमांड है या नहीं है तो कितनी है और कितनी देर तक रहेगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिमांड एनालिसिस की। आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं और आपको एकदम भी अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, तो आप कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, आप उसमें कौन से गुण रखेंगे, क्या क्वालिटीज़ रखेंगे कि वो बिके। उदाहरण के लिए हम एक ऐसा फ़ैन बनाना चाहते हैं जिसमें कि आपको टेम्परेचर के हिसाब से वो कम या ज़्यादा होता है। जैसे आपके रेगुलेटर्स होते हैं तो वो रेगुलेटर की उसमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रेगुलेटर हो जाएगा। सुनने में ये आइडिया बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या हमें इस फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी? अब आप सोचिए कि जो टेम्परेचर आजकल जो हमारी प्लेन्स हैं इंडिया के, यानी जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर अब एक्सट्रीम होने लगे, यानी कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। अब आपके पास एक ऐसा पंखा है जिसमें रेगुलेटर है, आपके घर में ऑलरेडी वो पंखा है जिसमें रेगुलेटर है। कितने दिन साल के आपको रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है? जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, यानी अप्रैल मई में, तब आप थोड़ा थोड़ा रेगुलेट कर लेते हैं, और एक बार जब गर्मियाँ सेटल हो जाती हैं, मुश्किल से 1 हफ्ता, गर्मी की शुरुआत और गर्मी सेटल होने में मुश्किल से 1 हफ्ते का वक्त लगता है, तब आपका जो पंखा है वो फुल पे, जो भी उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, आप उस पे उसको फिक्स कर देते हैं और केवल ऑन ऑफ करते हैं। सिमिलरली जब गर्मियाँ जा रही होती हैं, ठंड आ रही होती है, तब भी आपको रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और वही 1 हफ्ता करीब आप पंखे की स्पीड को रेगुलेट करते हैं मैनुअली। अब जो ये नया प्रोडक्ट आ रहा था उसमें ये रेगुलेशन वॉज ऑटोमेटिक। जाहिर सी बात है, ये रेगुलेशन अगर ऑटोमेटिक होगा तो उसकी कॉस्ट होगी, और वो कॉस्ट आप कस्टमर से लेंगे। लेकिन क्या कस्टमर सिर्फ उस 1 हफ्ते की गर्मियाँ आते वक्त और गर्मियाँ जाते वक्त जो 1 हफ्ते की जहमत उसको उठानी है, उसके बदले में क्या वो कॉस्ट देने को तैयार है? नहीं होगा। और नतीजा क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में आते हैं और चले जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड की एनालिसिस नहीं की होती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हम। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपको अपने कस्टमर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे
इस बात को भी मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। आप कोई कार कंपनी ले लीजिए, मारुति को ले लीजिए, तो मारुति के पास इस समय कितने प्रोडक्ट्स हैं? कम से कम मेरे ख्याल में 10-12 तो प्रोडक्ट्स हैं ही। और शुरुआत होती है उनकी जो कस्टमर पैसेंजर कार है, जो हैचबैक, मेरे ख्याल में ऑल्टो है जो इस समय सबसे सस्ती है, और महंगी होते होते अर्टिगा तक जाती है जो कि शायद 15 लाख 18 लाख की होगी। यानी कि एक ह्यूज रेंज ऑफ कार्स है, बीच में रिट्स है, ए स्टार है, स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर है, बलिनो है, ऐसे करके बहुत सारी कारें हैं उनके पास। अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि जिसके पास जैसी अफोर्डेबिलिटी हो वो वैसी कार खरीद ले। यानी कस्टमर के सेगमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए, ना सिर्फ फाइनेंशियल नीड भी हो सकती है, भाई मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं तो मैं एसयूवी लेके क्यों घूमूंगा? तो इस तरह के मैं जहां रहता हूं वहां पे एसयूवी चलाने की जगह नहीं है, सड़कें बहुत पतली पतली हैं, तो मैं एसयूवी क्यों खरीदूंगा? तो ये सारे सेगमेंटेशन करने के बाद आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जो सेगमेंटेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कस्टमर्स को लेके, करीब करीब वैसे ही सेगमेंटेशन बनते हैं फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर, क्योंकि उसको मालूम है कस्टमर्स के अलग अलग कैटेगरीज में रहते हैं। तो हम ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पे ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन काम में आता है। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, चूँकि मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ पर हमारे फ्रेश स्टोर्स में फूल बेचने की बात आई। तो लखनऊ में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर फूलों की मार्केट है, मंदिरों में फूल चढ़ते हैं, पर एक बहुत लिमिटेड नंबर पे। तो आमतौर पे आपको ये मार्केट्स मंदिरों के पास मिल जाएंगी। साउथ इंडिया में क्या है कि ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि जो घरों में पूजा होती है उसमें भी फूलों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तो लोग अपने घर पे आम तौर पे फूल रखते हैं। तो साउथ इंडियन रिलायंस के स्टोर में, फ्रेश स्टोर में फूल भी उपलब्ध थे, जबकि नॉर्थ इंडिया में वो नहीं थे। इसी तरह से अगर हमें फ्रेश स्टोर किसी हिंदू रिलीजियस प्लेस के आसपास खोलना है, यानी हरिद्वार में या वैष्णो देवी के रास्ते में, तो आप क्या करेंगे? आप अपने फ्रेश स्टोर पे नॉनवेज सामान नहीं बेचेंगे, जबकि यही अगर किसी आम मार्केट पे होगा तो वहां पर आपके स्टोर में शायद नॉनवेज प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं तो वो रहेगा। तो इस तरह से आप ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करते हैं। फिर हम कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं, यानी कस्टमर्स की जो मैंने आपको डेमोग्राफिक बताई थी कि एज वाइज, जेंडर वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, एजुकेशन वाइज, ये सारे डिमार्केशंस होते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन में। अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे जिसको हम 4 Ps कहते हैं। फिलिप कॉटलर साहब ने एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी बताई किसी भी मार्केट को प्रोडक्ट करने की, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने की। वो ये थी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके 4 गुण हैं, और किसी न किसी एक गुण में उसमें एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कुछ अलग यानी यूएसपी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक पार्ले जी की किस्म का बिस्किट बनाना चाहता हूं, तो पहला मेरा मेंशन ये होगा कि मैं उसमें कोई प्रोडक्ट में चेंज लाऊं। मसलन उसमें इलायची फ्लेवर डाल दूं, चॉकलेट फ्लेवर डाल दूं, उसका क्वांटिटी थोड़ी चेंज कर दूं, थोड़ा बिस्किट बड़े बना दूं या छोटे बना दूं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक प्रोडक्ट में चेंज लाने की आवश्यकता है। मैं सिमिलर प्रोडक्ट लेके मार्केट में ना जाऊं तो बेहतर है। पर मान लीजिए आपकी मार्केट ये कहती है कि साहब वही प्रोडक्ट चाहिए, जैसा टेस्ट है वैसा ही लाओ, तब आपके पास सेकंड चॉइस क्या है? तब आप यूनिक जगह चुनिए। जिन जगहों पे पार्ले जी उपलब्ध नहीं है आप उन जगहों पे जाके बेच लीजिए। अब आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे वहीं बेचना है, वही प्रोडक्ट है और बेचना भी वहीं, ओके फाइन, तब आप प्राइस में चेंज कर दीजिए। यानी पार्ले जी 10 का बिक रहा है, आप 9 का बेचिए। और आप ये भी नहीं कर सकते, तब आपके पास सबसे आसान लेकिन सबसे डिस्क्रिप्टिव तरीका बचता है कि उसको मार्केट अलग से करिए, यानी उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एकदम अलग हो। याद रखिएगा, बेस्ट प्रोडक्ट
मे नॉट सेल द लार्जेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा बिकता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट ना भी होते हुए यदि उसकी मार्केटिंग अच्छी है तो वो अच्छे प्रोडक्ट से बेहतर बिक सकता है। तो ये 4 पीस इसलिए मैंने आपको बताया कि इनमें 4 में कम से कम एक में डिमार्केशन होना ज़रूरी है, एक में कुछ अलग नयापन होना ज़रूरी है। अगर चारों में अलग है तो चीज़ चल जाएगी, लेकिन फिर आपको वो फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी दूसरी हो जाती है। लेकिन आपको किसी न किसी जगह पर एज लेनी पड़ेगी, उसका यूएसपी बताना पड़ेगा, यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं, आपका प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है। आपने वो एक विज्ञापन देखोगे ना, मेरी कमीज उसकी भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, भला उसका प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से बेहतर कैसे। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले लीजिए और उसको उसके कंपटीशन के साथ कंपेयर करिए, आपको कोई ना कोई तीनों प्रोडक्ट में, चारों प्रोडक्ट में जो आप कंपेयर करते हैं कोई यूएसपी दिख जाएगा। कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, कोला ड्रिंक्स है तीनों। फर्क क्या है? कोक ज़्यादा मीठी है, पेप्सी थोड़ी यंग पोजीशनिंग है उसकी, और थम्स अप थोड़ा जैसे उसमें उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान या अक्षय कुमार, थोड़ा रफ एंड टफ, तूफानी ठंडा। तो तीनों ने अलग अलग पोजीशन कर रखे हैं अपने प्रोडक्ट को, जिससे कि वो अलग दिखाई पड़े। फिलहाल हम जो जिस सेगमेंट की बात कर रहे थे मार्केटिंग की, वो लगभग पूरा हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है, मैं जल्दी आपसे फिर मिलूँगा।